इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 10 बजे का भी इंतजार नहीं किया गया। लेकिन दुश्मन मरे थे खुशी ना करियो, सजना भी मर जाना है। यही वो जज साहब हैं, मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने 2017-18 में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी। तो मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ के लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और खान साहब भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और बड़ा हीरा जज करार दिया था जुडिशरी के अंदर। लेकिन उसी हीरे ने आज जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके बहरहाल सज़ा सुना दी गई है। बैरिस्टर गौहर जो है इस वक्त वकील हैं इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस के अंदर। उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें 10 बजे का टाइम दिया गया था कि आपने कोर्ट में पहुंचना है, और 10 बजे वो कहते हैं जी हम उससे पहले पहुंच गए थे, और जो जेल के अंदर जाने का एक प्रोसीजर होता है हम उसी प्रोसीजर में लगे थे। तो इतला ये आई कि खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई। इस सज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी मैं आपको शेयर करूंगा जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, तो इसके साथ क्या सलूक किया जा सकता है इस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि जी हमें तो बिल्कुल इतला नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सुप्रीडेंट की जानिब से ये बताया गया, मैसेज मिला कि आप आएँ कोर्ट में, आपकी हाज़िरी लगवानी है। वो हाज़िरी लगवाने के लिए गए तो जज साहब ने वहाँ पर उनसे पूछा कि 342 का आपका बयान, 342 का बयान हुआ है, जमा हुआ है कि नहीं हुआ। तो जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने बयान तहरीर हमने कर लिया हुआ है, मेरे वकला आ जाएं तो मैं आपको वो बयान जमा करवा दूंगा। लेकिन जज साहब जो है, क्योंकि इससे पहले जज साहब छुट्टियां भी मांग चुके थे, तो उनकी छुट्टियों की दरख्वास्त भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। मार्च में इन्होंने 14 या 15 मार्च को इन्होंने रिटायर हो जाना है। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो वकीलों का इंतज़ार करते, और उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया, जिस पर इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सीखपा हुए। और एक तो खान साहब जो है ना, उनके आधे मसाइल ये सीखपा होने की वजह से बढ़ जाते हैं। यही अगर वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और पुरसुकून रहें तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। बहरहाल सज़ाएँ सुनाई गई उनको, बुशरा बीबी को भी, और उनको भी हक़ दिफ़ा जो है वो इस केस में उनको नहीं दिया गया था। उनको टाइम दिया गया, वो टाइम पे नहीं हुए। वो इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटिशन भी एक दायर की गई थी कि जी हमें एक हक़ दिफ़ा वापस दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला सुना दिया गया है। और अब फिर वही जैसे कल साइफर केस में था कि अब तो सज़ा के खिलाफ अपील ही बनती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे वकला इनके सज़ा के खिलाफ सस्पेंशन के लिए, सज़ा की इब्तदाई तौर पर। एक दफ़ा ना एक जज साहब थे, उन्होंने कोई केस में, एहतसाब अदालत के जज थे, तो तकरीबन को 28-30 साल की इकट्ठी सज़ा सुना दी मुलजिम को। तो वो उसने इकरार जुर्म कर लिया था, उसने कहा जी ठीक है। अच्छा, वो फिर मैंने एक वकील साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि जज साहब ने तो बड़ी फेवर कर दी है उसकी। मैं कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी जिस तरह उन्होंने सज़ा सुनाई है, वो ऊपर जाएगी तो सस्पेंड हो जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी तो सस्पेंड हो जाएगी। अगर एविडेंस प्रॉपर लिया जाए और विटनेसेस पूरे लिए जाएं और एक मजबूत केस बना के सज़ा दी जाए, तो उसमें ऊपर जाके जो अपील में जाते हैं ना, तो उसकी ज़्यादातर चांस यही होता है कि वो सज़ा बरकरार है। लेकिन जो जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई होती है, उसकी बहुत इम्कान होता है कि उसमें अल्टीमेटली मुलजिम को जो है उसका वो रिलीफ मिल जाता है। और जब वो रिलीफ मिलेगा तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के हवाले से शुरू हो जाएगा कि भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने तो फैसला करना है मेरिट पे जो चीज़ें रख के। लेकिन ये बशीर साहब जो है ना, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह सज़ा सुनाई थी। उस वक़्त 2018 के इलेक्शन थे, तो उस वक़्त जल्दी थी कि इनको तो वो साइड पे खुडे लाइन लगाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हल यही है कि इनको सज़ा सुना दी जाए। मॉनिटरिंग जज साहब भी बैठे हुए थे, इजाजुल हसन साहब, जो कि अब साबिक जज हो चुके हुए हैं। ट्रायल मुकम्मल होता, गवाह होते, बयानात होते, तो सिचुएशन दूसरी हो सकती थी। लेकिन ये केस जिस तरह सुनाया गया, इसमें तो कुछ सीधी सी चीज़ है, समझ से बालातर है कि कैसे हो रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब पे भी तोशा खाना का इल्ज़ाम है, जरदारी साहब पे भी तोशा खाना का इल्ज़ाम है, लेकिन उस तरफ तो कोई स्पीड नहीं दिखाई जा रही। इस सूरत हाल में दूसरा सवाल ये बनता है कि ये क्यों किया गया? क्या तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उसको डिमोरलाइज करने के लिए किया गया? तो क्या वो डिमोरलाइज होगा?
یقیناً اس میں کچھ فرق پڑے گا۔ جو تو بہت ہی وہ سمجھے کہ کرونک قسم کا پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا سپورٹر ہے نا، وہ تو زیادہ جذباتی ہوگا کہ نہیں بھائی سزا سنا دی، اب تو نہیں، اب تو نہیں، اب تو میں جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن جو فلوٹنگ ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ سوچ کے نہیں جاتے، وہ جا دیکھتے ہیں جو چیزیں، فلوٹنگ ووٹ اس پہ ضرور سوچے گا کہ بھئی اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ دے بھی دیا تو وہ تو 14 سال کے لیے اندر چلے گئے ہیں، نہ انہوں نے وزیر اعظم بن سکنا ہے، نہ ان کی پارٹی اگر جیت بھی جاتی ہے تو نہ انہیں کوئی عہدہ ملے گا، تو پھر الٹیمیٹلی یہ باقی کے جو لوگ ہیں انہی میں سے کسی کو بینیفٹ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا جائے جو جس کا امکان بھی ہو کہ وہ ملک میں آئے گی، کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو ایک مضبوط حکومت چاہیے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان حالات میں جس طرح الیکشن کرائے جا رہے ہیں، جس طرح کہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ مستقبل میں وزیر اعظم کون ہوگا، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن کون سی جماعت جیتے گی، یہ بھی پتہ ہے پنجاب میں کون ہوگا، وفاق میں کون ہوگا، سندھ میں کون ہوگا۔ سوچنا اس بات پہ ہے کہ کیا اس طرح کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ کو، ہمارے ملک کو ابھی بھی بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ جہاں پر اس طرح کے حالات میں اس طرح کے الیکشن ہوں گے تو یقیناً بیرونی سرمایہ کار، جو عام بندے نے کوئی 1000 روپیہ دینا ہو تو 100 سیکیورٹیز دیکھتا ہے کہ یار مجھے واپس مل جائے گا، مجھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو جہاں کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، تو کیا وہ اس نظام جمہوریت پر اعتماد کریں گے جو اس الیکشن کے بعد یا اس طرح کے الیکشن کے بعد سامنے آئے گا؟ ان چیزوں کو بھی ظاہر ہے ملوث خاطر رکھنا ہے، اور یہ ایسا الیکشن ہوگا کہ جس میں نہ جیتنے والے کو خوشی ہوگی نہ ہارنے والے کو دکھ ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر الیکشن کو نظر انداز وہ نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ اس لیے نظر انداز نہیں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرمایہ کاری بھی ہونی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہونی ہے، یہاں آنا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے ملک کا معاملہ ہے، ہمارے پاکستان کا ملک ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی الیکشن کرائیں، جیسے مرضی الیکشن کرائیں، تو اسی مامے لگ دے ہو۔ لیکن جب ماموں سے پیسے چاہیے، جب آپ کو انویسٹر چاہیے، تو یقیناً آپ کو ان کو کچھ نہ کچھ تو تسلی کرانی پڑے گی۔ لیکن اس کنڈیشن کے اندر جو آج کل حالات چل رہے ہیں، ان میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا الیکشن ہوگا، اس الیکشن کو کوئی تسلیم بھی کرے گا نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔